हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम रैशनल प्रिस्क्राइबिंग की बात करेंगे। देखो, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रग से रिलेटेड देखी कि भाई ड्रग की फार्मेकोकाइनेटिक्स पूरी हमने स्टडी करी, ड्रग की फार्मेकोडायनेमिक्स पूरी स्टडी करी, इससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स देखे जो ड्रग रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ड्रग हमको दे कौन रहा है? ये ड्रग हमको दे रहा है एक डॉक्टर, यानी अपन ड्रग ये देंगे आगे चल के। तो अगर कोई डॉक्टर ये ड्रग दे रहा है, या सपोज आप ही आगे जाकर अगर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? आप खुद सोचो, जब हम मनी खर्च करते हैं, यानी जब हम पैसे खर्च करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्च करें, ना ज़्यादा पैसे खर्च करें ना कम पैसे खर्च करें। वैसे ही जब कोई डॉक्टर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, या जब आप कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करोगे, तो आप क्या चीज़ देखोगे कि जो ड्रग है वो अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, ना ज़्यादा प्रिस्क्राइब होनी चाहिए ना कम प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। ये चीज़ अपन देखेंगे। यही चीज़ किस में आती है? रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में आती है। और रैशनल प्रिस्क्राइबिंग किस में आता है? रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। यानी रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर रैशनल प्रिस्क्राइबिंग करके एक टर्म आता है। ठीक है, अब क्या होता है ये रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन? WHO के अकॉर्डिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है कि भाई जो पेशेंट है उसको जो मेडिकेशन मिल रहा है वो एक तो उसकी जो नीड्स हैं, या वो जिस चीज़ के लिए आपके पास आया है उसके हिसाब का होना चाहिए। डोजेज जो है वो पर्टिकुलरली उस इंडिविजुअल के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, और अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, और लोएस्ट कॉस्ट पे उनको वो मिलना चाहिए। ये WHO कहता है कि भाई रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन में जो पेशेंट है अप्रोप्रिएट है ना, उसको दवाई मिलनी चाहिए, अप्रोप्रिएट डोज में मिलनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइम के लिए मिलनी चाहिए, और बराबर कॉस्ट पे मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन है ये हर स्टेप को एड्रेस करता है। ये देखो, ये क्या करता है, जो सप्लाई चेन होती है ड्रग्स की उसके हर स्टेप को एड्रेस करता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, ड्रग को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रोक्योर करेंगे, यानी उसको लेकर आएंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर उसको हम दे देंगे। दे देने को क्या बोलते हैं? डिस्पेंसिंग बोलते हैं। और फिर उसका हम क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे और फीडबैक देंगे। यानी जब कोई भी दवाई आप पेशेंट को दोगे तो भाई उसको मॉनिटरिंग के लिए वापस बुलाओगे ना, कि भाई 7 दिन बाद या 10 दिन बाद एक बार वापस दिखा के जाना। तो बस वही चीज़ मॉनिटरिंग और फीडबैक में आ जाती है। ठीक है, ये रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन था। अब मैंने क्या कहा था कि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का ही एक पार्ट है। आप ये यहाँ पर देखो कि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग एक स्टेप है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का। तो अब हम ये देखते हैं कि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या होता है। ठीक है, कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे कि भाई मैंने ये जो ड्रग दी है या जो मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रही हूँ वो रैशनल है कि नहीं है, यानी अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आ जाता है। क्या इवैल्यूएट करेंगे हम कि सबसे पहले अप्रोप्रिएट इंडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इंडिकेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ड्रग दे रहे हो, अप्रोप्रिएट ड्रग होनी चाहिए, वो सही डोज या फिर सही रूट के थ्रू जानी चाहिए। ठीक है, और पेशेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, करेक्ट तरीके से डिस्पेंस होनी चाहिए, और एडिक्वेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि भाई रैशनल प्रिस्क्राइबिंग हुई है कि नहीं हुई है। अब देखो, ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तो हो गया। अब आपके पास ये सवाल आना चाहिए कि मुझे अगर रैशनल प्रिस्क्राइबिंग करनी है तो मैं कैसे करूं इस रैशनल प्रिस्क्राइबिंग को। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस आ जाता है जिसमें हम रैशनल प्रिस्क्राइबिंग देखेंगे कि कैसे करी जाती है। सबसे पहले तो आप देखो, आपके पास कोई पेशेंट आया है ना, आपके पास कोई पेशेंट आया तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स के बेसिस पे आप क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे कि भाई उसको हुआ क्या है। यानी सबसे पहले हम एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, डायग्नोसिस हो गया, हमको पता चल गया कि पेशेंट को हुआ क्या है। फिर हम क्या देखेंगे कि हम किस तरीके से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। भाई सिम्टोमेटिक ही ठीक कर दें, या डिजीज़ पूरी तरह क्योर करनी है, या क्या करना है। तो भाई इसके लिए हमको थेराप्यूटिक गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है इसके साथ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमको कौन सी क्लास ऑफ ड्रग देनी पड़ेगी इसके लिए। मान लो आपके पास बीपी का पेशेंट आया, यानी हाई बीपी का पेशेंट आया, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हम इनको क्या देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, है ना। वैसे ही अगर डायबिटीज़ का पेशेंट आपके पास आता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का, तो इसको आप क्या दोगे? एंटी डायबिटिक ड्रग दोगे, है ना। तो ये एंटी डायबिटिक या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या है? क्लास ऑफ ड्रग है। तो पहले तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, भाई डायग्नोसिस हो गया हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी है। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हमारे पास मोर देन वन है, यानी बहुत सारी ड्रग्स हैं आगे इनमें भी। तो उनमें से फिर मुझे एक पर्टिकुलर ड्रग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे कि भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई इनमें से मेरे को कौन सी ड्रग
देनी है? तो ये हम देखते हैं 4 चीज़ों के बेसिस पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी इफेक्टिव है वो ड्रग, कैसी सेफ्टी है उसकी, सूटेबिलिटी कितनी है और कॉस्ट कितनी है। इन चारों के बेसिस पर हम चूज करते हैं कि भाई हमारे लिए बेस्ट ड्रग कौन सी होगी और उस ड्रग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर हम क्या डिसाइड करेंगे कि भाई ठीक है ये ड्रग मेरे को देनी है, ड्रग ए करके मैंने डिसाइड कर ली कि ये मेरे को देनी है। अब आप ये डिसाइड करोगे कि भाई कैसे देनी है, जैसे ओरल देनी है कि मुझे इसका इंजेक्शन देना है कि मुझे इसको टॉपिकली देना है, ये सब चीज़ आप डिसाइड करोगे। तो हमको रूट, डोज और ड्यूरेशन डिसाइड करना होता है, किस तरह से देनी है, कितनी डोज में देनी है और कितने टाइम के लिए ये ड्रग देनी है। अब ये आपने डिसाइड कर लिया, ये चीज़ अब आपको किसको बतानी है? पेशेंट को बतानी है कि भाई ये जो ड्रग है आपको इतने टाइम के लिए लेनी है, इतने डोज में लेनी है और इस रूट से लेनी है। यानी आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के बाद आप उसको बोलोगे कि भाई इतने टाइम बाद एक बार वापस आ जाना और फिर उसका वापस चेक करोगे। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अडेरेंस मॉनिटर कर रहे हो, यानी पेशेंट ने जो आपने दवाई दी वो उस चीज़ को ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस चीज़ को अपन मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ में क्या मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई मेरा जो थेराप्यूटिक गोल था, हमने सेकंड स्टेप में क्या किया था कि भाई थेराप्यूटिक गोल डिफाइन करा था, ये थेराप्यूटिक गोल अभी तक अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है ये डिटरमाइन करेंगे। इसमें अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है या पेशेंट किसी तरीके से परेशान है उस दवाई से, तो हम क्या करेंगे? थेरेपी को मॉडिफाई करेंगे। बट अगर उसका सब सही चल रहा है, बढ़िया दवाई चल रही है, असर कर रही है, तो हमको ज़रूरत नहीं है उसको मॉडिफाई करने के लिए। और साथ में अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी पेशेंट में प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, तो हम साथ में वो भी देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए कि हमारा प्रोसेस क्या है रैशनल प्रिस्क्राइबिंग का। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जनरली कोई एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, कुछ ड्रग सिलेक्ट कर लेता है जो वो मोस्टली यूज करता है या जिनको वो ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, ये डॉक्टर कुछ ड्रग्स चूज कर रहा है जो वो ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो इन ड्रग्स को हम क्या कह देंगे? इन ड्रग्स को हम कह देंगे कि भाई ये डॉक्टर की क्या है? पर्सनल ड्रग्स हैं। पर्सनल ड्रग्स को क्या कहा जाता है? पी ड्रग कहा जाता है। क्या होती है ये पी ड्रग? जो एक डॉक्टर चूज करता है रेगुलरली प्रिस्क्राइब करने के लिए। जनरली कितनी दवाइयां होंगी? तो भाई 40 to 60 ड्रग्स ही होती हैं जनरली, जो एक डॉक्टर कंटिन्यूसली प्रिस्क्राइब करता रहता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? आप सोच रहे होगे कि ये डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है कि वो एक ही दवाई बार बार दिए जा रहा है। तो देखो, जब वो एक ही दवाई बहुत लंबे टाइम तक देता है और डिफरेंट पेशेंट्स को देगा, तो वो क्या करेगा? उस दवाई के बारे में ज़्यादा समझ पाएगा कि उसके क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी इंक्रीज हो जाती है और इससे क्या होगा कि वो उसको सही तरीके से अप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब कर पाएगा, यानी रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में हेल्प होगी। इसलिए हर डॉक्टर क्या करता है? कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स, 40 to 60 ड्रग्स चूज करता है जिनको वो जनरली देता है या प्रिस्क्राइब करता है उनके बेनिफिशियल और एडवर्स इफेक्ट्स को समझने के लिए। तो फिर डॉक्टर को ये जो पी ड्रग हम बोल रहे हैं, ये हर डॉक्टर की अलग होती है, यानी हर डॉक्टर इसको खुद चूज करता है। तो अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी पी ड्रग कैसे चूज करनी है। तो इसके क्या स्टेप्स हैं, अब अपन ये देख लेते हैं। देखो, स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अ पी ड्रग, कैसे सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले ऑलमोस्ट ये रैशनल प्रिस्क्राइबिंग जैसा ही है कि भाई पहले तो क्या करो, डेफिनेटिव या प्रोविजनल डायग्नोसिस बना दो। फिर उसके बाद आप डिफाइन करो कि आपको थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका क्या गोल है उस दवाई को देने का। उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, अवेलेबल क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, वो हमने निकाली। उसमें से जो पर्टिकुलर ग्रुप है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी, सेफ्टी, कॉस्ट और सुटेबिलिटी, इसके बेसिस पे हमने एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया कि हम इस ग्रुप में से दवाई चूज करेंगे और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर ड्रग चूज कर रहे हैं। ये क्या है? पी ड्रग सिलेक्ट करने के स्टेप्स हो गए। काफी हद तक ये रैशनल प्रिस्क्राइबिंग को ही मैच कर लेते हैं, तो आप दोनों को कंबाइन करके ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अ पी ड्रग। ये सारी बात किसकी हो गई? पी ड्रग की बात हो गई कि भाई पी ड्रग क्या होती है और हम उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। फिर आता है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स करके एक टॉपिक। अब क्या है ये क्लिनिकल ट्रायल? कोई भी ड्रग अगर इन्वेंट हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ड्रग पेशेंट तक पहुंचने से पहले या फिर किसी भी डॉक्टर की पी ड्रग बनने से पहले उस ड्रग को क्या करना पड़ेगा? अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। इस अग्नि परीक्षा को अपन क्या कहते हैं? क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा उस ड्रग का। यानी ड्रग को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सेफ हूं, मैं इफेक्टिव हूं, आप मुझे यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि ड्रग को क्या देनी पड़ेगी? अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। और ये अग्नि परीक्षा वो कैसे देती है? क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू देती है। क्या होते हैं ये क्लिनिकल ट्रायल? देखो, साइंटिफिकली और एथिकली इवैल्यूएट करना पड़ता है ड्रग को। किस में टेस्ट करके? ह्यूमन बींग्स में टेस्ट करके। किसके लिए? सेफ्टी और एफिकेसी के लिए टेस्ट करते हैं। कब टेस्ट करते हैं? जब हम उसको यूज करने से पहले उसको हमको टेस्ट करना होता है। ठीक है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करने से पहले हमको उस ड्रग को टेस्ट करना पड़ेगा और ह्यूमन बींग में ही टेस्ट करना होता है। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। यानी एक लाइन में आपको याद रखना है तो स्टडी ऑफ ड्रग
इन ह्यूमंस इज रेफर्ड टू एज क्लिनिकल ट्रायल। क्यों स्टडी कर रहे हैं? उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को प्रूव करने के लिए या टेस्ट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे पास कुछ इसके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं बायोएथिक्स के, जैसे ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बेनिफिसेंस होनी चाहिए, नॉन मेलेफिसेंस होनी चाहिए और साथ में जस्टिस होनी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये है कि भाई पेशेंट के पास इतना हक है कि वो डिसाइड कर सके अपने ट्रीटमेंट के बारे में, वो अपने डिसीजन ले सके। बेनिफिसेंस यानी उसका बेनिफिट होना चाहिए पेशेंट का। नॉन मेलेफिसेंस का मतलब होता है डू नॉट हार्म, यानी किसी भी तरीके से पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। और जस्टिस का मतलब होता है कि मैं हर पेशेंट को सेम तरीके से ट्रीट करूंगी। ये 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं? बायोएथिक्स के प्रिंसिपल हैं जो किसमें अप्लाई होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स में भी अप्लाई हो जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये कितने फेजेस में होता है, तो जो क्लिनिकल ट्रायल है वो 5 फेजेस में होता है, फेज 0, 1, 2, 3 और 4। अब ये देख लेते हैं कि भाई इन फेजेस में हमारे पास क्या क्या होता है। देखो, हम इन फेजेस के बारे में किस हेडिंग्स में समझेंगे कि भाई इनको और क्या कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स कौन होते हैं, सैंपल साइज क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और कुछ की फीचर्स या फिर नोटिसेबल पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले फेज 0 की बात करते हैं। फेज 0 में क्या करते हैं? माइक्रोडोजिंग की स्टडी, माइक्रोडोजिंग स्टडी भी कहते हैं, यानी बहुत छोटा सा डोज देख के देखते हैं। ठीक है, कौन होता है इसमें सब्जेक्ट? हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, बहुत छोटा सा सैंपल साइज होता है और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो फार्माकोकाइनेटिक है ड्रग की, वो हमको स्टडी करनी है। अब इसके की फीचर्स की बात करें तो ये भाई ये मैंडेटरी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेज 0 जो है वो मैंडेटरी नहीं है कंडक्ट करना, क्योंकि बहुत लो डोज का इफेक्ट देख रहे हैं हम, कोई एसिड्स थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बस ये क्या करता है, इसका एक एडवांटेज क्या है कि भाई ये अननेसेसरी फेज 1 अवॉइड करने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, यहीं पे अगर कोई ड्रग फेल हो गई तो मेरे को फेज 1 की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है फेज 1। अब देखो, फेज 1 को क्या कहते हैं? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी फेज भी कहते हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन में फार्माकोलॉजी देखेंगे और साथ में सेफ्टी ऑफ द ड्रग भी टेस्ट हो जाएगी। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? यहाँ पे भी हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, या फिर अगर टॉक्सिक ड्रग्स टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कैंसर पेशेंट्स पे ही सीधा ये ड्रग टेस्ट की जाती है। इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स को आप कंसिडर नहीं करते हो। सैंपल साइज क्या रहता है? 10 से लेकर 100 पार्टिसिपेंट्स करीब होंगे इस स्टडी में। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको सेफ्टी देखनी है, जैसा कि हमने यहाँ देखा इसके दूसरे नाम में कि भाई सेफ्टी, और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कितना है, ये 2 चीजें हम इस फेज से पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या की फीचर्स हैं इसके? कि पहली बार कोई ड्रग अगर ह्यूमन में आ रही है तो वो फेज 1 में आ रही है। क्यों? आप बोलोगे कि भाई फेज 0 में भी तो ह्यूमन में टेस्ट हो रहा था, बट हमने ये देखा कि फेज 0 मैंडेटरी नहीं है, इसलिए अगर फर्स्ट टाइम हर ड्रग ह्यूमन में कब आ रही है तो फेज 1 में आ रही है। दूसरा, फार्माकोलॉजी ह्यूमन में स्टडी हो रही है, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स दोनों चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। और ये कैसी स्टडी होती है? ओपन लेबल स्टडी होती है, यानी कोई भी ब्लाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है। देखो, ब्लाइंडिंग क्या होता है कि भाई ये एक डॉक्टर है जो ड्रग पेशेंट को दे रहा है और इस पेशेंट को कोई एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ड्रग के इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उससे क्वेश्चनिंग करके। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? बायस हो सकता है, यानी पार्शियलिटी आ सकती है। या तो डॉक्टर पेशेंट को लेके पार्शियल हो सकता है, या पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को लेके कि भाई मेरे को, उसको लग रहा है कि हाँ मेरे को कोई नई ड्रग मिल रही है तो उसको लगेगा कि मेरे पे इसका इफेक्ट हो रहा है, जबकि इफेक्ट नहीं भी हो रहा। और इन्वेस्टिगेटर भी कभी कभी पार्शियल हो सकता है कि जान करके, उसको अगर पता है कि इस पेशेंट को ड्रग मिल रही है कोई नई, तो जान करके उससे ये क्वेश्चंस पूछेगा और इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भाई हाँ इसको तो ड्रग असर कर रही है या उसकी एफिकेसी हमको देखने को मिल रही है। इन सब चीजों को हटाने के लिए क्या करती जाती है? ब्लाइंडिंग, यानी ना डॉक्टर को पता हो या फिर पेशेंट को पता नहीं हो कि उसको भाई कोई दवाई मिल रही है, कोई नया ड्रग ट्रायल उस पर चल रहा है, या फिर इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं हो, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरह की ब्लाइंडिंग आती है। फेज 1 में कोई भी ब्लाइंडिंग नहीं होती है, यानी ओपन लेबल स्टडी देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं हम फेज 2 पर। फेज 2 में क्या हो रहा है? देखो, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है। इसका सब्जेक्ट कौन होता है? पेशेंट्स जिनमें वो डिजीज हो रही है, उन जनों को हम सिलेक्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट। कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? 50 to 500 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमको एफिकेसी और डोज रेंज डिटरमाइन करना है। देखो, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज और सेफ्टी हम फेज 1 में डिटरमाइन कर चुके। अब हम ये देखेंगे कि कितनी एफिकेसी है और क्या डोज रेंज उसका हमको चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेशेंट्स में पहली बार फेज 2 ट्रायल किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में फेज 1 हो रहा था। पेशेंट्स पहली बार सब्जेक्ट कब बनते हैं? फेज 2 ट्रायल में होते हैं। ठीक है, इसमें ये रैंडमाइज्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है। रैंडमाइज्ड होने का मतलब कि रैंडमली अपन ग्रुप्स एलोकेट कर देते हैं। एक ग्रुप को हम दवाई दे देंगे, एक ग्रुप को हम दवाई नहीं देंगे, या उसकी जगह कोई प्लेसिबो दे देंगे। ठीक है, मे बी ब्लाइंडेड, हो सकता है ब्लाइंडेड हो सकता है ब्लाइंडेड
नहीं हो। ठीक है, ये क्या हो गया, फेज 2 हो गया। अब आते हैं फेज 3 ट्रायल। अब यहाँ पे क्या होता है, थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन होता है। एक्सप्लोरेशन हमारा 2 में हो गया, 3 में थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन होगा। अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पेशेंट पॉपुलेशन ही होती है, बट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, यानी 100s to 1000s अपन सैंपल साइज इसमें रख सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एफिकेसी और सेफ्टी डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन नहीं कंफर्म करनी है। डिटरमाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसमें हमको कंफर्म करनी है। मल्टी सेंट्रिक होता है, रैंडमाइज्ड होता है, डबल ब्लाइंड होता है। डबल ब्लाइंड मतलब कि या ना तो डॉक्टर को पता है कि ड्रग ट्रायल चल रहा है, ना पेशेंट को पता है कि ड्रग ट्रायल चल रहा है, दोनों को ही नहीं पता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये डबल ब्लाइंड है। और इसमें क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड ड्रग है या फिर जो प्लेसिबो है, प्लेसिबो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेसिबो क्या होता है, एक तरीके का धोखा होता है, यानी इनर्ट मेडिसिन हम जब देते हैं तो उसको प्लेसिबो कहते हैं। ठीक है, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड ड्रग या प्लेसिबो। और यहाँ पे क्या होता है, एनडीए का अप्रूवल मिलता है। ठीक है, एनडीए क्या है, एक कमिटी है जिसका अप्रूवल मिलना होता है, तभी ये ड्रग जो है वो मार्केट में रिलीज हो सकती है। ठीक है, अब फेज 4 क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। आप देखो पोस्ट मार्केटिंग, यानी अब ये ड्रग मार्केट में रिलीज हो चुकी है, उसके बाद भी जो भी ड्रग मार्केट में रिलीज होती है वो उसके बाद भी कम से कम 2 साल तक अंडर सर्विलेंस रहती ही रहती है। अब इसमें आप खुद सोचो, अगर वो मार्केट में रिलीज होगी तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पूरी पूरी पॉपुलेशन आ जाएगी, जनरल पॉपुलेशन। तो सैंपल साइज कैसा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हम सेफ्टी, एफिकेसी, डोज रेंज तो ऑलरेडी सब कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ड्रग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं और उसके एडीआरस क्या हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड डेटा आ जाता है, यानी उसके बेनिफिट्स और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको पता चलेगी, और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म यूज पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो चीज़ें हमको इसमें पता चलेगी। अगर कोई रेयर एडवर्स ड्रग इफेक्ट है तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये कभी डिटेक्ट होता है तो आप इसको एडीआर सेंटर में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और न्यू इंडिकेशंस या इंटरैक्शंस भी इसी फेज में स्टडी किए जाते हैं। तो ये सारा क्या हो गया कि भाई कितने फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, हमने देखा 5 हैं, 0, 1, 2, 3, 4। शॉर्ट में अगर देखें तो फेज 0 माइक्रोडोजिंग होता है, बहुत छोटा सा डोज देके हम सिर्फ थोड़ी बहुत फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं, मैंडेटरी नहीं है। 1 में हम हेल्दी वॉलंटियर्स में उसकी फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक वगैरह सब स्टडी करेंगे, सेफ्टी और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज असेस करने के लिए। 2 को थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, जिसमें पहली बार पेशेंट्स को ड्रग दी जाती है, एफिकेसी और डोज रेंज असेस करने के लिए। 3rd में कंफर्मेशन होता है, यहाँ कंफर्मेशन है यानी एफिकेसी और सेफ्टी का भी हमको इस ट्रायल में क्या मिलेगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा। और 4 में वो मार्केट में रिलीज कर दी जाती है, क्योंकि 3 में एनडीए अप्रूवल मिल जाता है। एनडीए अप्रूवल मिलने के बाद वो मार्केट में रिलीज कर दी जाती है, जनरल पॉपुलेशन पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और एडीआर्स हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब था आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या होती है, पी ड्रग्स क्या होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।